बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 8 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता शाम की सूरत हाल। मैं आपको वक्त बता दूं, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन चूंकि फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है दमिश्क और दमिश्क के अतराफ, तो सुबह तक क्या सूरत हाल हो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि दमिश्क और दमिश्क के अतराफ इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्या चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका की जो दिल की आवाज है वो अमेरिका की जबान तक फाइनली आ चुकी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो पार्ट है, जो अमेरिका वाला पार्ट है, ये आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर पूरी कहानी शाम जंग की और मशरिक वुस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है पूरी कहानी इस एक स्टेटमेंट के अंदर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपने रंग दिखा दिए हैं। जो मीटिंग होना थी, मैंने आपको बताया था कि दोहा फोरम की साइड लाइन्स पर रशिया के, ईरान के और तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होना है, तो वो मीटिंग भी हो चुकी है। और इस मीटिंग से क्या बाहर निकला, क्या खबर बाहर निकली, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले शाम की सूरत हाल मैं आपको बता दूं, जहां पर हयत तहरीर अल शाम के जो बागी हैं, जिन्होंने हलब को कंट्रोल किया, फिर हमा को कंट्रोल किया, और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये होम्स के अंदर भी ये बागी जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं और होम्स के अंदर कोई खास लड़ाई रिपोर्ट नहीं हो रही। इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है तो होम्स से ये आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। और अब से कुछ देर कबल ये जो हयत तहरीर अल शाम के बागी हैं, इनकी ये स्टेटमेंट सामने आई कि असद रजीम का खात्मा हमारे बिल्कुल सामने है और हम दमिश्क के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन बशार अल असद के जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो मीडिया ब्रीफिंग दी, जो मीडिया से गुफ्तगू की, तो बशार अल असद के जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने पहले तो इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया। आप तक भी ये रिपोर्ट्स पहुंची होंगी कि बशार अल असद जो हैं वो फरार होकर रशिया पहुंच चुके हैं। तो बशार अल असद के वजीर दाखिला ने कहा कि ये खबरें बिल्कुल गलत हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। बशार अल असद दमिश्क के अंदर मौजूद हैं और दमिश्क को बहुत सिक्योर कर लिया गया है। एक सिक्योरिटी हसार दमिश्क के अतराफ बना दिया गया है और ये सिक्योरिटी हसार इतना मजबूत है। जो बशार अल असद के वजीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी हसार इतना मजबूत है कि कोई परिंदा भी दमिश्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर कबल, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ देर कबल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि बशार अल असद की फौजों ने जो हसार है उसको छोड़कर जाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अपनी पोजीशंस को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। उसकी कुछ रीजंस मैं आपको बता दूं। एक रीजन तो ये है कि जो हयत तहरीर अल शाम के बागी हैं ये होम्स से दमिश्क की जानिब बढ़ रहे हैं, और दूसरी साइड से मैंने आपको बताया था कि दरह का जो शहर है जो कि कंट्रोल किया गया था सदर्न फ्रंट की जानिब से, तो उस साइड से भी जो सदर्न फ्रंट के बागी हैं उनकी पेशकदमी भी दमिश्क की जानिब रिपोर्ट हो रही है। और इसके अलावा इन साइड दमिश्क भी बहुत ज्यादा मुजाहरे, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दमिश्क के अंदर भी जो शामी हैं, दमिश्क के शहरी हैं, वो भी बशार अल असद के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इन्होंने हफीजुल असद के मुजस्समों को भी गिरा दिया है और इनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है बशार अल असद के खिलाफ कि अपनी कुर्सी छोड़ो, अपनी कुर्सी से उतरो और मुंतकिल हो जाओ जहां पर तुमने मुंतकिल होना है। तो कोई चांस नहीं है। अगर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि बशार अल असद की फोर्सेस ने जो दमिश्क के अतराफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का हसार बनाया था, तो वहां से भी बशार अल असद की फोर्सेस हटना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होम्स की साइड, क्या दर्रा की साइड, बल्कि इन साइड दमिश्क भी मुजाहरे बहुत ज्यादा हैं। तो कोई चांस नहीं है कि दमिश्क को इस वक्त सिक्योर किया जा सके सिवाय बातचीत की टेबल के। और बातचीत की टेबल पर भी मैं आपको बता दूं कि कोशिश की गई रशिया और ईरान की जानिब से, तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से जो दोहा फोरम है उसके साइड लाइन्स पर इन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के बाद बाहर आकर जो सर्गे लैवरोव हैं, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की। सर्गे लैवरोव ने कहा कि तुर्किया, ईरान और रशिया तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शाम के अंदर बातचीत के जरिए ये जो मामलात हैं वो हल होने चाहिए, क्योंकि जंग से सिविलियंस का नुकसान होगा। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी वही बात की। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि तुर्किया को हमने समझाया है कि ये सहूनियों का और अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा है, एक जाल है
جو کہ فلسطین کے کاز کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا. اس لیے یہ جو معاملات ہیں شام کے اندر ان کو بات چیت کے ذریعے حل کر لینا ہی بہتر ہے. لیکن جو ترکیہ کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس میٹنگ سے باہر آ کر میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی. لیکن طیب ایردوان جو ترکیہ کے صدر ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ترکیہ کے اندر جو شام کے مہاجرین ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں مہاجرین ترکیہ بھی ہوسٹ کرتا ہے، تو ان مہاجرین سے بات کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر نے یہ کہا کہ ہم امید کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ شام کو بہت جلد آزادی ملے تاکہ شام کے جو شہری ہیں جو دہائیوں سے متاثر ہو رہے ہیں تو ان کو آزادی ملے اور وہ سول جنگ سے ان کی جان چھوٹے. اس امید کا اظہار ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کیا. تو اس سٹیٹمنٹ سے جو ترکیہ کے صدر کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ اس وقت کے اندر جب ہیئت تحریر الشام کے باغی اپنی منزل کے دمشق کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو ترکیہ اس گروپ کے سر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. طیب ایردوان کی سٹیٹمنٹ سے واضح ہو گیا. حالانکہ ایران کی جانب سے بہت زیادہ کوشش کی گئی. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی ترکیہ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. گلوریس پاسٹ بھی یاد دلوایا اور یہ بھی یاد دلوایا، جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ صہیونیوں کا اور امریکہ کا پروپیگنڈا ہے اور اس ٹریپ میں آپ کو نہیں آنا چاہیے. اور آج جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو ایران کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو تو بات چیت کے ذریعے یا پھر سیپریٹلی جو شام کے معاملات ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے اس وقت کے اندر ان معاملات کو اس طرح سے حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کاز بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا. لیکن ترکیہ کے صدر کی سٹیٹمنٹ سے واضح ہو گیا کہ ترکیہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ایران کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ 16 آنے درست ہے. میں آپ کو یہ امریکہ کے نمائندے کی گفتگو سنوا دیتا ہوں اور یہ گفتگو آپ نے بہت غور سے سننی ہے اور لازمی سننی ہے. اس میں پوری کہانی ہے. یہ جو کچھ شام کے اندر ہو رہا ہے یا جو کچھ مشرق وسطیٰ کے اندر ہو رہا ہے تو ان کے دل کی آواز آخر ان کی زبان پر آ گئی. یہ نمائندے کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کون. یہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے جو امریکہ کا نمائندہ خصوصی تھا یہ وہ ہے جس نے دوحہ فورم پر بیٹھ کر جو شام جنگ ہے، جو سیریا کی جنگ ہے، اس کے حوالے سے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. I think what's happened in Syria, which of course happened the day after the ceasefires when it started, is now creating a new weakness for Hezbollah because it's going to make it very difficult for Iran, who's pulling out of Syria to some degree, be able to transfer weapons in. So this is all happening very fast, right? So we went from most Lebanese believing in the mythology of Hezbollah's strength because of the 06 war and the speeches and, and all the surprises, to a realization that they were routed really badly, very quickly, with accurate intelligence and so on, to then a collapse of the Syrian army across Syria, which is also something that most people in Lebanon probably did not expect to ever see, and believing in the strength of the Assad regime together with Iran and Russia. And all of a sudden, all these components start falling apart. I think this is that moment of opportunity in Lebanon. But the dots are connecting here. The service we're seeing that's unfolding in front of us over the last, many days is not about Lebanon, but it's going to have a massive implication for Lebanon. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے نمائندہ خصوصی کی، جس نے دوحہ فورم پر بیٹھ کر جو سیریا کے حوالے سے گفتگو کی تو اس نے یہ کہا کہ شام جنگ کی وجہ سے لبنان پر بہت اثر پڑے گا، حزب اللہ بہت کمزور ہو جائے گی، کیونکہ ایران کا جو اسلحہ براستہ شام بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سیکیور طریقے سے، کیونکہ رشیا کی بیس ہے یہاں پر، تو بہت آسانی کے ساتھ جو اسلحہ مجاہدین تک پہنچ رہا تھا. تو یہ جو گورنمنٹ ہے، جو اسد رجیم ہے، اس کے خاتمے کے بعد حزب اللہ پر بہت زیادہ اثر پڑے گا. حزب اللہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، مجاہدین بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ ایران کا اسلحہ مجاہدین تک جو کل تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا وہ اسلحہ کل کے بعد نہیں پہنچے گا مجاہدین تک. تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ جو ہیئت تحریر الشام کے باغی ہیں، جو فلسطین کی آزادی کی جنگ کے 1 سال کے دوران تو ان کا نام و نشان کہیں نظر نہیں آیا، ان کی جانب سے ایک گولی نہیں چلائی گئی، اور اچانک سے
ये बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और इतनी तेजी के साथ ये हलब को, हमा को, हुम्स को और दमिश्क के करीब आकर ये खड़े हो जाते हैं, तो बहुत डाउटफुल हो जाता है कि जो वक्त का इंतखाब इनकी जानिब से किया गया या फिर जिसने भी ये इंतखाब इनसे करवाया, तो इससे फ़लस्तीन कॉज तो नो डाउट बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि मुजाहिदीन तक जो असलहा सिक्योर तरीके से पहुंच रहा था रशिया की बेस की वजह से, ईरान का असलहा, वो कल मुजाहिदीन तक नहीं पहुंचेगा। ये अमेरिका के नुमाइंदे की बात बिल्कुल दुरुस्त है और उसकी वजह ये शाम की जंग है, जो कुछ शाम के अंदर इन बागियों की जानिब से किया जा रहा है। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि ये वक्त दुरुस्त नहीं है, चाहे जो भी कंसर्न्स हैं शामियों के, और शाम एक सिविल वॉर के अंदर भी रहा। बशार अल असद का बहुत तवील इक़्तिदार, इससे पहले जो बशार अल असद के वालिद थे हफीजुल असद, वो भी इक़्तिदार के ऊपर रहे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे दूं, अब पुतिन जो हैं रशिया के सदर, वो कितने सालों से रशिया के सदर हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर पुतिन की जगह जो अलेक्सी नावाल्नी था वो अगर रशिया के सदर बन जाता तो वो क्या करता, वो नेटो का पपेट बन जाता और रशिया का खात्मा वहीं पर हो जाना था अगर अलेक्सी नावाल्नी जैसा कोई लीडर आकर रशिया के सदर बन जाता। तो बेहतर रशिया के लिए यही है जो सदर रशिया का है, जो अमेरिका को और अमेरिका के इत्तेहादियों को नाक पर जाकर लड़ता है, तो इसकी मौजूदगी रशियंस को भी बुरी नहीं लगती, तो मुसलमानों को बशार अल असद की मौजूदगी बुरी नहीं लगनी चाहिए थी जब तक ये फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग चल रही थी। और जो रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल शाम की जानिब से प्ले किया जा रहा था, तो यहाँ पर मुसलमानों को एटलीस्ट इस वक्त फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए थी और यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। और सहूनियों के साथ ये जंग लड़कर मस्जिदुल अक्सा की हुर्मत सबसे अव्वल है, मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी सबसे अव्वल है, और उसके बाद ये जो भी मामलात हैं ये बाद की बात है, लेकिन ये दुरुस्त वक्त नहीं है। और अमेरिका के नुमाइंदे ने पूरी कहानी आपके सामने रख दी, इनके दिल की आवाज़ इनकी ज़बान पर आ गई कि हिजबुल्लाह और मुजाहिदीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे असद रजीम के गिरने के बाद। और जो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से बात की गई कि शामियों को आज़ादी मिल जाएगी और ये सिविल जंग का खात्मा हो जाएगा, तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि नहीं होगा। दुआ है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये बशार अल असद के इक़्तिदार से छूटकर ईरान की डोमिनेंस से निकल कर ये नेतन्याहू की डोमिनेंस में आ जाएगा शाम, और पूरे का पूरा खित्ता आपके सामने है। क्या उर्दन, क्या मिस्र, क्या ये अरब कंट्रीज, अब शाम भी इनकी फहरिस्त के अंदर शामिल हो जाएगा अगर बशार अल असद की हुकूमत को ये जो बागी हैं ये गिराने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ़लस्तीन के अंदर बहुत कुछ गिरेगा। शाम के अंदर ये इक़्तिदार गिरने से फ़लस्तीन के अंदर बहुत कुछ गिरेगा, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं कि हमें नेतन्याहू भी नज़र नहीं आ रहा, हमें मस्जिदुल अक्सा की हुर्मत भी नज़र नहीं आ रही, हमें फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। मैंने शाम की जंग के दौरान जितनी भी वीडियोस बनाई तो मैं आपके कमेंट्स रीड करता था और मुझे बहुत अफसोस होता था कि इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं मुसलमान, इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं कि वो मेरे कमेंट्स बॉक्स से ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो भी एपिसोड है, ये जो भी मजालिम हैं, जो भी इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हैं जो आज तक जारी हैं, इवन के जो हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा तय पाया, जो सो कॉल्ड जंग बंदी मुआहिदा तय पाया, उसकी खिलाफ वर्जियाँ आज भी रिपोर्ट होती रहीं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है, ये मुसलमानों की डिवीज़न, ये मुसलमानों की तकसीम, के मुसलमानों को जो नेतन्याहू के मजालिम हैं, जो फ़लस्तीन की सिचुएशन है वो नज़र नहीं आ रही, और आपस में लड़ने में तो इतनी खुशी जाहिर करते हैं कि एक दूसरे को शिकस्त देना इन्हें अपनी फतह लगता है। तो दुआ करें कि मुसलमानों को अल्लाह ताला यूनिटी दे, इत्तेहाद दे, और जब तक मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे, यानी कि ये सऊदिया माइंडसेट और ईरान माइंडसेट जब तक ये मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक ये फ़लस्तीन भी आज़ाद नहीं होगा। और ये जो इसराइल का मंसूबा है जो इतनी आसानी के साथ ये मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये अपना मंसूबा जो ग्रेटर इसराइल वाला है वो इसी तरह से आसानी के साथ मुसलमानों को आपस में लड़वा कर ये इम्प्लीमेंट करता रहेगा। दुआ करें मुसलमानों की यूनिटी के लिए, फ़लस्तीन और लबनान के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा कि सुबह तक क्या सूरत हाल
شام کے اندر ہوتی ہے، دمشق کا جو میں نے آپ کو بتایا جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچے گی، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔